हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समायरा नॉलेज हब। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ जीएसटी का यूनिट नंबर 3 की वीडियो। इससे पहले मैंने यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 की वीडियो अपलोड कर चुकी है। अगर आपने हमारे वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर ज़रूर देखिएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को। तो आइए बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि यूनिट नंबर 3 है इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आईटीसी भी बोलते हैं। एंड इसमें जो मेन टॉपिक है एक है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट से। इट इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अंडर द जीएसटी regime that allow taxpayers to reduce their tax liability by claiming credit for the tax paid on inputs, goods or services used in business। जो आईटीसी है हमारा, वो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जीएसटी रिजीम का, जो क्या अलाउ करता है, जो टैक्स पेयर्स है वो अपने टैक्स जो लाइबिलिटी है उसे कम कर सके। किसके ज़रिए? जो उनकी टैक्स पेड इनपुट पर है उनके क्रेडिट क्लेम करके, ठीक है, बिजनेस में। इसका कहने का मतलब क्या है मैं बताती हूँ। जैसे कि अगर आप एक सेलर हो तो आप जो है गुड्स को क्या करोगे, सेल आउट करोगे। और जब आप उस गुड्स को सेल आउट करोगे तो आप उसके ऊपर क्या पे करोगे, जीएसटी पे करोगे। सेम एज अगर जब आप उस गुड्स को बनाने के लिए इनपुट का भी तो परचेज, यानी रॉ मटेरियल भी तो आप परचेज करते होंगे, ठीक है। और जब उस रॉ मटेरियल को परचेज करोगे आप एट द टाइम ऑफ परचेज, तो आप उस टाइम पर जो जिससे आप परचेज़ कर रहे हो उसको भी तो आप उस गुड्स के क्या देते होंगे, टैक्स पे करने के लिए देते होंगे अमाउंट। तो जब आप उस टाइम पे टैक्स उस रॉ मटेरियल के लिए दे देते हो, और जब आप उसी गुड्स को बना के, उस रॉ मटेरियल को बना के जब फाइनल फिनिश्ड गुड्स बनाते हो, तो जब आप उसे सेल आउट करते हो तो उस टाइम पे जो आप टैक्स पे करते हो, इन दोनों अमाउंट में जब डिफरेंस होता है उसको क्लेम करने के लिए, ठीक है। अगर आपको अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ होगा तो मैं आगे एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगी कि किस तरह ये होता है टैक्स आईटीसी कैलकुलेट, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो हम परचेज़ करने टाइम पर जो जीएसटी पे करते हैं उसे इनपुट टैक्स कहते हैं, ठीक है। इनपुट टैक्स यानी कि जब आप परचेज़ करते हो गुड्स को, रॉ मटेरियल को, उस टाइम पे जो आप जीएसटी पे करते हो उसे इनपुट टैक्स कहते हैं। और आउटपुट टैक्स किसे कहते हैं? जब आप सेलिंग करते हो अपनी गुड्स की, उस टाइम पर जो आप टैक्स लेते हो उस गुड्स की और उस पर फिर आप टैक्स देते हो गवर्नमेंट को, तो उसे कहते हैं हम आउटपुट टैक्स। तो देखिए नीचे एक एग्जांपल है। एक सपोज कीजिए एक मैन्युफैक्चरर है, बाय रॉ मटेरियल, उन्होंने रॉ मटेरियल ख़रीदा 1,00,000 रुपीज़ का, जिस पर उन्हें कितना परसेंट टैक्स पे किया, 10%। तो 1,00,000 का 10%, ठीक है, दैट इज़ 18,000। द मैन्युफैक्चरर देन सेल द फिनिश्ड गुड्स टू 1,50,000। अब वही मैन्युफैक्चरर ने फिनिश्ड गुड्स को बेचा 1,50,000 में, और कितना जीएसटी चार्ज किया, 18,000, अप्रॉक्स 27,000 रुपीज़, राइट। तो इस टाइम पर देखिए जो उन्होंने पे किया 27,000, ठीक है, जो उन्होंने टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम बायर, उन्होंने जो बायर से उस टाइम पे कलेक्ट किया जब सेल किया उन्होंने गुड्स को, तो 27,000 रुपीज़ लिया। और उन्होंने जो मैन्युफैक्चरर था उन्होंने कितना पे किया था जीएसटी एट द टाइम ऑफ रॉ मटेरियल परचेजिंग, 18,000। तो जो नेट जीएसटी निकला यानी अप्रॉक्स 9,000 का, तो सिर्फ वो 9,000 रुपीज़ जो है वो टैक्स पे करेंगे, यानी कि 27,000 माइनस 18,000। तो जो 9,000 है ये हमारी आईटीसी है। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हुआ होगा कि आईटीसी होता क्या है, ठीक है। तो आप इस तरह जो है आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो आपने देखा कि उन्हें कितना बेनिफिट हुआ, ठीक है, कि उन्हें सिर्फ 9,000 पे करना पड़ा जीएसटी। तो अब अगर आप भी आईटीसी क्लेम करना चाहते हो तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो जानते हैं। तो फर्स्ट है कि मस्ट बी रजिस्टर्ड पर्सन, आप एक रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, यानी आप जीएसटी के अंदर जो है रजिस्टर होने चाहिए। सेकेंड थिंग कि जो इनपुट मस्ट बी यूज फॉर बिजनेस पर्पसेस, यानी कि जो आप इनपुट यानी रॉ मटेरियल जो आप परचेज कर रहे हो वो बिजनेस के ही पर्पज से होना चाहिए, आप पर्सनल यूज़ के लिए उसे यूज़ ना करें, ठीक है। थर्ड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आईटीसी कैन बी क्लेम्ड ऑन टैक्सेबल सप्लाईज ओनली, यानी जो आईटीसी है वो सिर्फ तभी आप क्लेम कर सकते हो अगर वो टैक्सेबल सप्लाईज हो, यानी कि उस पर टैक्स जो है वो एबल हो, यानी टैक्स लगता हो उस सप्लाईज पे, तभी आप आईटीसी जो है वो क्लेम कर सकते हो।
ठीक है। फोर्थ थिंग इज गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी रिसीव्ड बाय द क्लेम अमाउंट, यानी कि जो गुड्स या आपने सर्विसेज ली है वो तभी रिसीव्ड होगी जब आपका जो अमाउंट है वो क्लेमेंट हो। ठीक है, यानी आपने अमाउंट को क्लेम किया हो अपने जो भी सप्लायर है जिससे आपने लिया है माल, ठीक है, रॉ मटेरियल। फिफ्थ, सप्लायर मस्ट हैव पेड द टैक्स टू द गवर्नमेंट, और ये भी इंश्योर करना है कि जब आपने इनपुट यानी रॉ मटेरियल जब परचेज़ किया जिस सप्लायर से, तो वो जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे करता हो, तभी आप आईटीसी जो है वो क्लेम कर सकते हो। सिक्स पॉइंट है कि इनवॉइस शुड अपीयर इन GSTR 2R ऑटोमेटेड जनरेटेड आईटीसी स्टेटमेंट, और जो इनवॉइस होगी वो GSTR 2B से अपीयर होनी चाहिए, यानी ऑटोमेटेड जनरेटेड स्टेटमेंट होनी चाहिए, तभी आप आईटीसी क्लेम करने की कैटेगरी में आते हो। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशंस फॉर क्लेमिंग आईटीसी, कि क्या क्या कंडीशंस है कि आप क्लेम कर सकते हो आईटीसी। तो फर्स्ट कंडीशन है पोजेशंस ऑफ अ वैलिड टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट, यानी कि जो भी आप डेबिट नोट यानी जो भी आपके पास इनवॉइस है वो वैलिड होना चाहिए, उसका ओनरशिप होना चाहिए आपके पास, ठीक है, तभी आप जो है क्लेम कर सकते हो आईटीसी की। सेकेंड पॉइंट है इसमें आईटीसी शुड बी क्लेम्ड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, यानी कि आप आईटीसी का क्लेम तभी कर सकते हो अगर आप उस टाइम फ्रेम के अंदर हो। अगर वो टाइम लिमिट अगर एक्सटेंड हो गई या निकल गई तो आप फिर वो आईटीसी का क्लेम नहीं कर सकते हो। थर्ड जो कंडीशंस है वो है पेमेंट ऑफ इनवॉइस टू बी द सप्लायर विद इन 180 डेज, यानी कि जिस भी सप्लायर से आपने परचेज़ किया है उसकी जो पेमेंट है इनवॉइस की पेमेंट वो 180 डेज़ के अंदर हो जानी चाहिए, अदरवाइज़ आप इस कंडीशन से आउट हो जाओगे। ठीक है, तो यानी इस चीज़ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो पेमेंट है इनवॉइस की वो 180 डेज़ के अंदर हो जानी चाहिए। फोर्थ है आईटीसी शुड नॉट बी ब्लॉक्ड अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 CGST एक्ट, यानी कि जो आईटीसी जो है उसमें आप जो कैटेगरी है ब्लॉक्ड, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ब्लॉक कैटेगरी क्या है, उसके अंदर आपका जो है आईटीसी नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिफ्थ है आईटीसी कैन बी क्लेम्ड ओनली फॉर टैक्स पेड ऑन परचेजेज, और आईटीसी तभी आप क्लेम कर सकते हो अगर आपने टैक्स पे किया हो परचेजेस के टाइम। अगर आपने रॉ मटेरियल परचेज करने टाइम पर टैक्स पे नहीं किया है सप्लायर को तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये कंडीशंस है कि आप किस तरह क्लेम कर सकते हो आईटीसी का। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट इसमें एलिजिबल आइटम्स फॉर आईटीसी, कि एलिजिबल आइटम्स क्या क्या हैं आईटीसी के, कि आप किस गुड्स और सर्विसेज में आप परचेज करोगे तो आप एलिजिबल हो। तो फर्स्ट इसमें आता है आपका कंडीशन आईटीसी ऑन इनपुट रॉ मटेरियल एंड सर्विसेज, कि आप जो भी रॉ मटेरियल खरीद रहे हो या कोई कंपोनेंट्स है पैकेजिंग का है मटेरियल का, उस पर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। सेकेंड है कोई भी कंज्यूमेबल स्पेयर पार्ट्स हो मैन्युफैक्चरिंग का, आप उस पर भी जो है आइटम्स एलिजिबल है आईटीसी क्लेम के लिए। थर्ड है कोई भी ऑफिस का एक्सपेंस है, प्रोफेशनल और लीगल फीस है, आप उसके रिगार्डिंग भी जो है आईटीसी क्लेम कर सकते हो। बट इन चीज़ों में ध्यान रखने की ये बात है कि आप उन गुड्स का पर्सनल यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप उसे पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो तो ये आईटीसी के अंदर नहीं आएगा। सेकंड जो है आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स, आप जो भी कैपिटल गुड्स है उसके ऊपर भी आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अब वो कौन कौन से गुड्स है आइए देखते हैं। फर्स्ट है मशीनरी इक्विपमेंट एंड टूल्स, जो मशीनरी का जो इक्विपमेंट्स है आप उसके ऊपर भी जो है आईटीसी क्लेम कर सकते हो। सेकंड है व्हीकल्स यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस, अगर आप व्हीकल्स को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप आईटीसी जो है क्लेम कर सकते हो, यानी वो जो आइटम है यानी जो व्हीकल्स है वो एलिजिबल है। थर्ड है कोई फर्नीचर और फिक्सचर्स हो सकता है। एंड लास्ट पॉइंट है आईटीसी ऑन आईटी मतलब होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर आप जैसे कंप्यूटर्स हो गए सॉफ्टवेयर्स हो गए उन चीज़ों का भी यूज़ कर रहे हो तो आप उस पर भी वो भी आइटम्स जो है वो एलिजिबल है आईटीसी के लिए क्लेम के। तो ये आइटम्स थे कुछ कि कौन कौन से हम आइटम्स को यूज़ कर सकते हैं आईटीसी क्लेम करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा आईटीसी ऑन सर्विसेज, की इसने रेंट पे किया है तो आप उस पर क्लेम ले सकते हो। और वेयर हाउस या फैक्ट्री प्रेमिसेस के लिए लीजिंग पे अगर आपने कोई मशीनरी ली है या दी है तो व्हीकल्स और इक्विपमेंट्स पर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो ये आइटम्स जो है वो एलिजिबल है। नेक्स्ट है आईटीसी ऑन इम्पोर्ट एंड आरसीएम का मतलब है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म,
तो आप उस पर भी आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ये भी आइटम्स जो हैं वो एलिजिबल है। आइटम आईटीसी ऑन आईजीएसटी पेड ऑन इम्पोर्ट्स, अगर आपने इम्पोर्ट्स पर आईजीएसटी पे किए तो आप क्लेम कर सकते हो, बट आपके पास बिल होना ज़रूरी है। आप क्लेम के लिए बिल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आईटीसी ऑन जीएसटी पेड अंडर आरसीएम प्रोवाइडेड सप्लाई यूज फॉर बिजनेस, यानी कि अगर आपने आरसीएम के अंदर भी अगर आपने जीएसटी पे कर रहा है तो आप जो सप्लाई यूज़ किया है बिजनेस पर्पज के लिए उसके भी रिगार्डिंग आप जो है क्लेम कर सकते हो। अब तो ये थे एलिजिबल आइटम्स। अब कौन कौन से ऐसे आइटम्स है जो इनएलिजिबल है आईटीसी क्लेम के लिए। तो इसमें फर्स्ट आता है आपका मोटर व्हीकल्स और कन्वीनियंस है। अगर आपने कोई मोटर व्हीकल्स या कन्वीनियंस लिया है, जैसे कोई भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ट्रक हो सकता है, या फिर आपने कोई भी बाइक या कार अगर पर्सनल यूज़ के लिए लिए हैं तो ये आइटम्स जो हैं वो इनएलिजिबल है। सेकेंड थिंग है कोई भी फूड बेवरेजेस एंड कैटरिंग सर्विसेज आपने प्रोवाइड की है, ठीक है, तो ये सभी आइटम्स जो हैं वो एलिजिबल नहीं है हमारे इनके अंडर आईटीसी क्लेम के अंदर। थर्ड है कोई भी हेल्थ या लाइफ या ट्रैवल इंश्योरेंस आपने लिया है तो वो इसके रिगार्डिंग इनएलिजिबल आइटम्स हैं आपके, ठीक है। फोर्थ है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, अगर आपने अपने ऑफिस के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज लिया है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि आपने अपने बिजनेस के अंदर कोई भी ऐसा वर्क करवाया है तो अगर आप उसका आईटीसी क्लेम लेना चाहोगे तो वो आपको नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर आपका वर्क ही यही है कि कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करना मतलब आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है, किसी बिजनेस डील की है, ठीक है, तो आप इसमें क्लेम कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपने खुद के ऑफिस में कुछ ऐसा रेनोवेशन या कुछ भी करवाया तो आप उसका क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है किसी से, यानी आपका डीलिंग ही आप उस सर्विसेज में करते हो, तो आप ले सकते हो क्लेम। नेक्स्ट है मेंबरशिप फीस एंड क्लब सर्विसेज, आप कोई मेंबरशिप फीस या क्लब सर्विसेज के रिगार्डिंग आप इनएलिजिबल हो आईटीसी क्लेम के लिए। नेक्स्ट है गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड और गिवन फॉर फ्री सैम्पल्स, अगर आपके जो कोई गुड्स है वो चोरी हो गया या लॉस्ट हो गया या किसी भी फायर या थेफ्ट की वजह से किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम की वजह डिस्ट्रॉयड हो गया या फिर आपने उन गुड्स को फ्री सैंपल के लिए दिया है तो वो उन आइटम्स पर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, यानी वो आइटम जो है वो इनएलिजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट है टैक्सेस पेड ड्यू टू फ्रॉड और वायलेशंस, यानी कि अगर आपने कोई फ्रॉड किया है तो उसके अगेंस्ट आप सोच रहे हो कि आप उस क्लेम को पाने के लिए आप उस अमाउंट को पे कर दोगे, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आप क्लेम करना चाहोगे तो ये या कोई वायलेशंस आपने क्रिएट किया है किसी सर्विस को देके और आप उस पर टैक्स पे क्लेम करना है तो वो आपको नहीं मिल सकता, वो आइटम इनएलिजिबल। नेक्स्ट है आईटीसी ऑन पर्सनल यूज़ एक्सपेंस, अगर आपने कोई भी पर्सनल यूज़ एक्सपेंस किया है उस पर आपको आइटम्स जो आईटीसी क्लेम नहीं मिल सकता। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है अपॉइंटमेंट ऑफ क्रेडिट। आइए जानते हैं अब ये क्या होता है। तो अंडर द जीएसटी एक्ट बिजनेसेस कैन क्लेम आईटीसी ऑन परचेजेस रिलेटेड टू टैक्सेबल सप्लाईज, हाउएवर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस एग्जिस्ट रिगार्डिंग द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, यानी कि जो जीएसटी एक्ट के अंडर जो बिजनेसेस हैं वो आईटीसी से क्लेम कर सकते हैं परचेजेस अगर उन्होंने किए टैक्सेबल सप्लाई से रिलेटेड तब, लेकिन इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है एग्जिस्ट करती है कि आप फुल यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी नहीं कर सकते। देखिए, when a business uses goods or services for both taxable and exempt supplies, ITC need to be apportioned. ITC can be claimed only for the taxable portions. यानी कि जब बिजनेस हो सकता है कि वो टैक्सेबल गुड्स में भी डील करते हैं और एग्जाम्प्ट जो सप्लाईज हैं उनमें भी डील कर सकते हैं, तो आईटीसी को ज़रूरत है कि उन चीज़ों का डिफ्रेंसिएशन करे, ठीक है, क्योंकि आईटीसी सिर्फ क्लेम किस में दे सकती है जब आप टैक्सेबल पोर्शन होगा वो सिर्फ उसी पर। कभी होता है जो बिजनेसेस है वो टैक्सेबल पोर्शंस पर भी डीलिंग करती है और जो एग्जम्प्ट सप्लाईज हैं उन पर भी डील कर लेती है, बट लेकिन जब हम आईटीसी की कैलकुलेशन करते हैं देने वक्त तब हमें इन चीज़ों को डिफ्रेंसिएशन करके अलग करना होता है। जितना भी टैक्सेबल पोर्शन होता है सिर्फ उस पर ही आपको आईटीसी क्लेम मिलेगा, ना कि जो एग्जम्प्ट सप्लाईज आप बिजनेस में यूज़ करें उसके ऊपर, ठीक है। अब आईटीसी अपॉर्चमेंट के कुछ रूल्स है, आइए देखते हैं। फर्स्ट है आईटीसी फॉर एक्सक्लूसिव टैक्सेबल एंड जीरो रेटेड सप्लाईज। आईटीसी जो टैक्सेबल सप्लाईज हैं
और जो जीरो रेटेड सप्लाईज है उन्हीं पे अलाउड है। ये सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग है कि अगर जीरो रेटेड सप्लाईज भी है तो उस पर भी जो है आपको मिलेगा आईटीसी क्लेम। सेकंड है आईटीसी फॉर एक्सक्लूसिव एग्जाम्प्ट एंड नॉन बिजनेस सप्लाईज। तो जो भी एक्सक्लूसिव एग्जाम्प्ट है और जो नॉन बिजनेस सप्लाईज है उसके रिगार्डिंग आपको जो है आईटीसी क्लेम नहीं मिलेगा, वो ब्लॉक्ड है। अब जैसे मैंने एग्जांपल के लिए आपको नीचे यहाँ मेंशन कर रखा है कि एक्सक्लूसिव एग्जाम्प्ट कौन कौन से, जैसे आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, एजुकेशन कोई सर्विसेज है या हेल्थ केयर सर्विसेज है जो कि एक्सक्लूसिव एग्जाम्प्ट है। नेक्स्ट है जैसे नॉन बिजनेस सप्लाईज है, पर्सनल यूज़ के लिए आपको कोई चीज़ या एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए आप जो भी कर रहे हैं। तो वैसे आप अगर ये देखेंगे तो एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए तो आप अच्छे वर्क कर रहे हैं, बट लेकिन कुछ नॉन बिजनेस सप्लाईज में ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स जो होते हैं वो कैटेगरी में, इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये आइटम्स जो है ब्लॉक्ड है आईटीसी क्लेम के लिए। नेक्स्ट जो थर्ड है वो आईटीसी फॉर कॉमन इनपुट बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सप्लाईज, यानी कि कुछ ऐसे कॉमन इनपुट्स जो कि टैक्सेबल भी है और एग्जेम्प्ट सप्लाईज है, तो उसमें भी आपको जो है डिफ्रेंसिएशंस करके ही, यानी आपको फुल अमाउंट टैक्सेबल आईटीसी नहीं मिलेगा, पहले वो कैलकुलेट किया जाएगा, यानी टैक्सेबल पर एग्जेम्प्ट को साइड करके। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इफ़ गुड्स services are used for both taxable and exempt supply, ITC should be proportionally divided using formula rule 42 and 43। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बिजनेस जो है टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सप्लाईज में डील करता है तो ITC जो है वो उसे डिवाइड करेगी और फॉर्मूला यूज़ करेगी रूल 42 एंड 43। तो अब जानते हैं ज़रा कि रूल 42 और 43 क्या है और इसका फॉर्मूला क्या है। तो ये है रूल 42 एंड 43 जिसमें हम आईटीसी कैलकुलेशन करते हैं अगर आप टैक्सेबल सर्विसेज में भी डील करते हो और एग्जाम सप्लाईज में भी। ठीक है, तो देखिए इसमें रूल 42 पहले हम कैलकुलेट का फॉर्मूला देखते हैं। तो इसमें रूल 42 का पहला फॉर्मूला जो है D1 इक्वल्स टू में E डिवाइड बाय F मल्टीप्लाई बाय C। तो अब मैं इसमें आपको बता रही हूँ कि D1 जो है वो इनएलिजिबल आईटीसी है, यानी कि आप इसमें क्या निकाल रहे हो, इनएलिजिबल आईटीसी की क्या है। और जो E है वो आपका बिलोंग करता है वैल्यू एग्जाम्प्ट सप्लाईज। यहाँ पर आप वो वैल्यू लिखोगे जो एग्जाम्प्ट सप्लाईज के, जो कि आपके क्वेश्चंस में गिवन रहेगी। नेक्स्ट जो F है, F स्टैंड्स फॉर टोटल टर्नओवर, यानी कि टोटल यहाँ पे टर्नओवर आपको मेंशन करना है। और टोटल टर्नओवर का मतलब है कि जो टैक्सेबल है और जो एग्जाम्प्ट सप्लाईज है उन दोनों का अमाउंट को प्लस करके आपको यहाँ टर्नओवर में, टोटल टर्नओवर में यानी F पे लिखना है। एंड C स्टैंड फॉर ITC ऑन कॉमन इनपुट और सर्विसेज। तो जो भी है कॉमन इनपुट और सर्विसेज के लिए जो अमाउंट है वो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा, ये लिखा जाएगा, ये आपके क्वेश्चंस में गिवन रहेगा। तो ये फॉर्मूला था हमारा रूल 42 का। मैं आपको एक बार दोबारा बोल देती हूँ। D1 इक्वल्स टू में E डिवाइड बाय F इंटू C। E स्टैंड फॉर वैल्यू ऑफ एग्जाम्प्ट सप्लाईज, F स्टैंड फॉर टोटल टर्नओवर, C स्टैंड फॉर ITC ऑन कॉमन इनपुट सर्विसेज। तो ये था हमारा फॉर्मूला रूल 42 का। अब हम जानते हैं रूल 43 का फॉर्मूला। ठीक है, जो कि कैलकुलेट किस में मदद करता है, कैपिटल गुड्स का अपॉर्चमेंट में। ठीक है, और जो हमारा रूल 42 था वो हमारा कॉमन इनपुट सर्विसेज को कैलकुलेट करने में मदद हेल्प करता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो आइए देखते हैं रूल 43 का फॉर्मूला। रूल 43 में D1 इक्वल्स टू में E डिवाइड बाय F इंटू T। यहाँ पर T है। अब मैं आपको बता दूँ कि E स्टैंड फॉर टर्नओवर ऑफ एग्जाम्प्ट सप्लाईज, जो भी टर्नओवर है एग्जाम्प्ट सप्लाईज की वो आप यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। एंड F स्टैंड फॉर टोटल टर्नओवर, जैसे हमने रूल 42 में टोटल टर्नओवर निकाला था वैसे आप यहाँ पे भी निकालेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में मैंशन होंगे आपके। एंड T स्टैंड फॉर टोटल ITC ऑन कैपिटल गुड्स, यानी कि टोटल ITC कितना है कैपिटल गुड्स पे आप वो यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह आपका रूल 43 से आप ये कैपिटल गुड्स की अपॉर्चमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ब्लॉक्ड क्रेडिट अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। Section 17 subsection 5 of the CGST Act 2017 lists specific cases where ITC is blocked
disallowed even if the goods or services are used for business purposes। तो ब्लॉक क्रेडिट्स का जैसे हमने ऊपर भी बात की थी, तो ब्लॉक क्रेडिट जो है वो क्या बताता है, ये एक लिस्ट बताता है स्पेसिफिक केस का जहाँ पर आप जहाँ पर आईटीसी जो ब्लॉक्ड है, अगर आप उस गुड्स की और सर्विसेज की बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज़ कर रहे हो तो भी आपको अलाउड नहीं है, यानी वो डिसअलाउड है। ठीक है, तो आप ये सोचेंगे कि डिसअलाउड यानी कि हम तो अब बिजनेस पर्पस के लिए भी गुड्स को यूज़ कर रहे हैं, तो फिर क्यों डिसअलाउड है। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या कैटेगरीज है एक्सपेंस की जो इनएलिजिबल है आईटीसी के लिए। फर्स्ट है हमारा मोटर व्हीकल्स एंड कन्वीनियंस, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ ए। ITC इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द परचेज लीज और रेंटल ऑफ मोटर व्हीकल्स। तो आपको पता चल गया होगा कि ITC अगर आप परचेज कर रहे हो, लीज पर दे रहे हो, रेंट पर दे रहे हो मोटर व्हीकल्स के लिए, वो भी पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो आप जो है एलिजिबल नहीं है। बट किस टाइम पे अलाउड है, अगर आप मोटर व्हीकल्स और कन्वीनियंस का यूज़ कर रहे हो, ओनली इफ़ द व्हीकल यूज फॉर फर्दर सप्लाई, अगर आप उसका सप्लाई कर रहे हो फर्दर। सेकेंड थिंग, अगर वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के लिए यूज़ किया जा रहा है या ड्राइविंग स्कूल्स के लिए, या लास्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, तो वो एलिजिबल है, अलाउड है। अदरवाइज मोटर व्हीकल्स और कन्वीनियंस अलाउड नहीं है इन आईटीसी क्लेम में। ये सिंपल से बिल्कुल अबव जो हमने पहले पढ़े थे उन्हीं के पॉइंट्स हैं कि अगर कोई भी सेकंड इसमें पॉइंट है फूड बेवरेजेस एंड कैटरिंग सर्विसेज के लिए आप यूज़ कर रहे हो, तो वो आपको इसमें इनएलिजिबल आइटम्स है, यानी कि उस पर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो। थर्ड है कि हेल्थ इंश्योरेंस एंड मेडिकल एक्सपेंस जो है उस पर भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो। डी स्टेप है मेंबरशिप फीस हो गया, क्लब्स हो गए, हेल्थ या फिटनेस सेंटर्स हो गए, अगर आप उसे बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो तो ही आप उसे ले सकते हो, उसमें डील कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हो। ट्रैवल बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज़ एंड लास्ट इज टैक्स पेड ड्यू टू फ्रॉड और पेनल्टी। इन सभी पॉइंट्स को मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट है अब हमारा आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स अंडर जीएसटी। अब हम बात करेंगे आईटीसी वो भी कैपिटल गुड्स पर जीएसटी पे। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि कैपिटल गुड्स क्या होता है। तो बेसिकली जो कैपिटल गुड्स आर गुड्स यूज्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस बट नॉट फॉर रीसेल सच एज मशीनरी इक्विपमेंट्स एंड फैक्ट्री टूल्स। तो कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, बट लेकिन इसमें हम उसका दोबारा रीसेल नहीं करते हैं, जैसे कि आपकी मशीनरीज हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए कोई भी, और फैक्ट्री टूल्स हो गए। ठीक है, तो अब एलिजिबिलिटी क्या है कि आप किस टाइम पे कैपिटल गुड्स पर जो है आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो फर्स्ट है कि जो कैपिटल गुड्स है यूज फॉर बिजनेस पर्पस, जो आपका कैपिटल गुड्स है वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ होना चाहिए। सेकंड है कि कैपिटल गुड्स इंगेज्ड इन टैक्सेबल और जीरो रेटेड सप्लाईज, जो कैपिटल गुड्स है आपका वो टैक्सेबल होना चाहिए और जीरो रेटेड सप्लाईज के अंडर होना चाहिए। या थर्ड है कैपिटल गुड्स वैलिड टैक्स इनवॉइस विद जीएसटी डिटेल्स, जो वैलिड टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए और जीएसटी डिटेल्स के साथ। एंड लास्ट इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कैपिटल गुड्स नॉट कवर्ड अंडर ब्लॉक क्रेडिट्स, यानी कि जो हमने ऊपर ब्लॉक क्रेडिट्स के भी बारे में डिटेल से डिस्कस किया था, उस कैटेगरी के अंदर हमारा कैपिटल गुड्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है आईटीसी कैन नॉट बी क्लेम्ड। अब आईटीसी आप कैपिटल गुड्स के अंदर कब क्लेम नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट है गुड्स आर यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम्ड सप्लाईज, अगर जो गुड्स है वो एग्जाम्ड सप्लाईज के लिए यूज़ किया जा रहा है तो आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते हो। सेकंड है कि गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस, अगर आप गुड्स का कैपिटल गुड्स का पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करें तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते ऑन कैपिटल गुड्स। थर्ड है कैपिटल गुड्स आर कवर्ड अंडर ब्लॉक क्रेडिट्स, की यानी कि अगर आपका कैपिटल गुड्स जो है वो ब्लॉक क्रेडिट्स के अंडर आता है तो भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। अब नीचे कुछ स्पेशल केसेस दे रखे हैं कि किस स्पेशल केसेस में आईटीसी जो है कैपिटल गुड्स पे क्लेम नहीं कर सकते। तो फर्स्ट है कैपिटल गुड्स यूज पार्टली फॉर पर्सनल यूज़ एंड पार्टली फॉर बिजनेसेस। तो जैसे कुछ कई बार होता है जो हम कैपिटल गुड्स होते हैं उसे हम कुछ तो अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं और कुछ गुड्स को हम बिजनेसेस के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें आप ध्यान रखोगे क्योंकि आप जितना गुड्स
पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो उस पर आपको आईटीसी क्लेम नहीं मिलेगा, उतने अमाउंट पे आईटीसी क्लेम नहीं मिलेंगे। और जितना गुड्स आप बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो तो आपको सिर्फ उसी पे आईटीसी क्लेम मिलेगा। लेट्स एग्जांपल, आपने 100% जो है गुड्स स्टॉक परचेज किया, जिसमें से आप सिर्फ 75% जो है बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो और 25% जो है आप पर्सनल यूज़ के लिए करते हो। तो इसमें सिर्फ 75% ही जो है आपको मिलेगा गुड्स पर आईटीसी क्लेम, 25% पर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। सेकेंड है कि सेल ऑफ कैपिटल गुड्स बिफोर 5 ईयर, मीनिंग दैट इफ कैपिटल गुड्स आर सोल्ड बिफोर 5 ईयर आईटीसी मस्ट बी रिवर्स, द हायर ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी पेड एज जीएसटी। यानी कि अगर आपने कैपिटल गुड्स को 5 साल पहले ही सेल आउट कर दिया तो आईटीसी जो होगी आपकी वो रिवर्स्ड होगी, और जो भी इन दोनों में से ज़्यादा होंगे उस पर आपको जीएसटी पे करना होगा। तो आइए देखते हैं कौन से दो कैटेगरी है इसमें। फर्स्ट है कि 5% पर क्वार्टर ऑफ आईटीसी अवेल्ड ऑन द एसेट लाइफ, जो भी एसेट लाइफ थी उस पर आपको 5% क्वार्टर के हिसाब से आईटीसी कैलकुलेट करनी होगी। या सेकंड है कि जीएसटी जो आपने ट्रांजैक्शन वैल्यू है सेल के टाइम पे, जिस टाइम पर आपने ट्रांजैक्शन की उस टाइम पर जो जीएसटी की वैल्यू थी सेल की, जो सेल आइटम की, उस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग आपको जीएसटी पे करना होगा उस कैलकुलेट करके। इन दोनों में से जो भी अमाउंट हायर आएगा, यानी कि इस पर अगर जीएसटी हाई आती है, आपकी ज़्यादा आती है, तो आप इसके बेस पे करोगे। अगर सेकंड वाले पे आपको ज़्यादा जीएसटी लग रही है तो आप फिर सेकंड पॉइंट कंडीशंस पे करोगे। तो मीनिंग डैट आपको दोनों कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, अगर आपने कैपिटल गुड्स को 5 साल पहले ही सेल कर दिया तो। थर्ड है आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स इन कंपोजिशन स्कीम, यानी कि अगर आपका आईटीसी कैपिटल गुड्स जो है वो कंपोजिशन स्कीम के अंडर आता है। ठीक है, हमने यूनिट 2 में कंपोजिशन स्कीम्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो कंपोजिशन स्कीम के अंदर आता है तो आपको अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड है आईटीसी क्लेम। फोर्थ है आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स फॉर जॉब वर्क, यानी कि आईटीसी अगर आप कैपिटल गुड्स का यूज़ करें जॉब वर्क के लिए, यानी कि इफ़ अलाउड द कैपिटल गुड्स आर सेंट फॉर जॉब वर्क एंड रिटर्न विद इन, यानी कि आईटीसी का जो क्लेम है आप कब कर सकते हो, अगर कैपिटल गुड्स को आप जॉब वर्क के लिए दे देते हो और अगर वो जॉब वर्क के लिए जो गुड्स है वो रिटर्न हो जाता है, यानी कि कैपिटल गुड्स 3 ईयर का टाइमिंग है कि अगर आपको वो जो अमाउंट था यानी जो गुड्स था आपका 3 ईयर के अंदर रिटर्न हो जाता है तो आप क्लेम कर सकते हो। और अगर वो इनपुट गुड है आपका तो 1 ईयर के अंदर अगर आप वो को रिटर्न करना होगा। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है आपकी तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो। अगर वो गुड्स जो है 3 साल के अंदर आपके पास वापस आ जाती है जॉब वर्क से तो आप जो है उस पर क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो वही यहाँ पे मेंशन किया गया है। आइए जानते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, अवेलेबिलिटी ऑफ टैक्स क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो अब जानते हैं कि कौन कौन से स्पेशल सर्कमस्टांसेस है अवेलेबिलिटी टैक्स क्रेडिट के सेक्शन 18 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 का। तो पहला है न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आपने का न्यू रजिस्ट्रेशन है तो सेक्शन 18 सब सेक्शन 1A के अकॉर्डिंग बिकम्स लाइबल ऑफ इफ जीएसटी अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज। अगर आप जीएसटी में अप्लाई करते हो, रजिस्ट्रेशन करते हो 30 दिन के अंदर अंदर, यानी कि होल्ड ये स्टॉक में या सेमी फिनिश्ड गुड्स रॉ मटेरियल में, तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो आप एलिजिबल हो, आपको जीएसटी पे करना होगा और आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। आईटीसी नॉट अवेलेबल ऑन कैपिटल गुड्स परचेज बिफोर रजिस्ट्रेशन, पर लेकिन आप आईटीसी गुड्स कब नहीं क्लेम कर सकते, अगर आपने जो कैपिटल गुड्स है वो रजिस्ट्रेशन यानी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन से पहले परचेज कर ली तो आप उस गुड्स पर यानी उस स्टॉक पर आप क्लेम नहीं कर सकते हो आईटीसी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इसमें वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन सेक्शन 18 सबसेक्शन 1B अवेलेबल इफ अ बिजनेस रजिस्टर वॉलेंट्री अंडर जीएसटी इवन इफ टर्नओवर इज बिलो दैट थ्रेशोल्ड लिमिट, यानी आपने जल्दी में रजिस्ट्रेशन करवाया है, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन करवाया है जीएसटी का, तो आप अगर आपका कोई भी टर्नओवर है थ्रेशोल्ड लिमिट से कम भी है तो आप क्लेम कर सकते हो आईटीसी का। लेकिन आप कब क्लेम नहीं कर सकते हो कि गुड्स हैव ऑलरेडी सोल्ड बिफोर रजिस्ट्रेशन, और या
फिर आपने जो आपके गुड्स थे आपने रजिस्ट्रेशन से पहले ही उसे सेल आउट कर दिया, सोल्ड कर दिया, तब आप जो है रजिस्ट्रेशन यानी कि आप आईटीसी का क्लेम नहीं कर सकते हो। थर्ड कंडीशन क्या है? टैक्स पेयर शिफ्टिंग फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम टू रेगुलर स्कीम, सेक्शन 18 सबसेक्शन 1C। यानी कि अगर आपने यानी जो टैक्स पेयर है उसने शिफ्ट कर दिया अपना जो स्ट्रक्चर था, टैक्स स्ट्रक्चर कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम में, तब आप क्लेम कर सकते हो अपना आईटीसी। लेकिन आप कब क्लेम नहीं कर सकते आईटीसी क्लेम? द कंपोजिशन टैक्स पेयर स्विचेस बैक टू द कंपोजिशन स्कीम। अगर आप वापस जो है कंपोजिशन स्कीम में जाते हो तब आप क्लेम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो। तो ये सब पॉइंट्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके नोट्स के लिए, ठीक है, एग्जाम पर्पज से। फोर्थ है एग्जाम सप्लाईज बिकम टैक्सेबल, यानी कि कोई भी एग्जाम सप्लाईज है अगर वो टैक्सेबल हो जाती है तब आप उस पर क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। अब प्रीवियसली एग्जाम सप्लाई बिकम्स टैक्सेबल, ये कब अवेलेबल है? अगर आपने कोई भी प्रीवियसली एग्जाम सप्लाईज थी उसको आपने टैक्सेबल कर लिया तो आपके लिए उस पर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। आईटीसी कैन बी क्लेम्ड ऑन स्टॉक एंड कैपिटल गुड्स, राइट। नाउ अब स्टार्टिंग से हम आईटीसी पढ़ रहे हैं, तब इस जो आईटीसी अमाउंट है उसका यूटिलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। द यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी मस्ट फॉलो ए स्पेसिफिक ऑर्डर एज पर जीएसटी लॉ, यानी कि जो जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग आईटीसी का क्लेम भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होता है कि आप पहले इस अमाउंट को पहले इस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, देन इस पर्पज़ के लिए, देन इस पर्पज़ के लिए, यानी कि एक सीक्वेंस बना हुआ है जिसके अकॉर्डिंग आपको इस अमाउंट का यूटिलाइजेशन करना है। तो जो ऑर्डर है यूटिलाइजेशन का वो मेंशन है रूल 88A ऑफ सीजीएसटी रूल्स 2017 के अंडर कि आईटीसी कैन बी यूटिलाइज्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर टू पे जीएसटी लायबिलिटीज विच इंक्लूड्स। इसमें क्या क्या इंक्लूड्स है आइए जानते हैं कि यूटिलाइजेशन करने के लिए पहले आप सीजीएसटी में यूज़ करेंगे आईटीसी अमाउंट का, नेक्स्ट है एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, एंड थर्ड है हमारा आईजीएसटी। आई होप आपको इन सब की फुल फॉर्म पता होगी, ठीक है, अगर आप जीएसटी पढ़ रहे हो तो, ठीक है। तो अब क्या प्रायोरिटी दी जाती है आईटीसी यूटिलाइजेशंस की, हम ये जानते हैं। अगर आप आईजीएसटी का अमाउंट यूटिलाइज कर रहे हो तो पहले आप उसको किस में यूज़ करेंगे? आईजीएसटी की जो लायबिलिटी है उसके अंदर यूज़ करेंगे, और फिर अगर उस अमाउंट में से कुछ पैसे बच जाते हैं यानी कुछ अमाउंट फंड बच जाता है तो आप उसका यूज़ सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूजीएसटी की लायबिलिटी पे करने में कर सकते हो। सेकंड है सीजीएसटी। अगर आपके पास सीजीएसटी की अमाउंट है, फंड है आपके पास, तो आप उसको पहले सीजीएसटी की अगर कोई लायबिलिटी है तो उसमें आप उसे यूज़ करेंगे, देन आप उसको आईजीएसटी लायबिलिटी के लिए यूज़ करेंगे। इस पॉइंट में आपको मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, इस पॉइंट में आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम सीजीएसटी का जो फंड है उसे हम एसजीएसटी के लिए यानी कि स्टेट गुड सर्विस टैक्स के लिए यूज़ नहीं करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा कि हम पहले सीजीएसटी का फंड सीजीएसटी की लायबिलिटी के पे करने में लगाएंगे, अगर फंड बच जाता है तो आप आईजीएसटी पे करने टाइम पे आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, ठीक है। इस एसजीएसटी फंड और यूटीजीएसटी फंड को हम पहले यूज़ करेंगे एसजीएसटी और यूटीजीएसटी जो हमारी लायबिलिटी है उसमें, उसके बाद फर्दर हम इसको यूज़ कर सकते हैं आईजीएसटी लायबिलिटी के लिए, ठीक है, उस फंड को। नेक्स्ट हमारा क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। क्या हम जो सीजीएसटी और एसजीएसटी का फंड है उसको हम क्रॉस यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा सीजीएसटी का फंड है उसे हम एसजीएसटी के लिए यूज़ कर ले, एसजीएसटी की लायबिलिटी पे करने के लिए, और जो हमारा एसजीएसटी के लायबिलिटी का फंड है हम उसे सीजीएसटी के लायबिलिटी के फंड के लिए यूज़ कर ले। मीनिंग डेट कि जो हमारे जैसे मैंने बताया सीजीएसटी है आपके पास और एक हमारे पास एसजीएसटी है, ठीक है। आप चाहते हो कि जो सीजीएसटी का फंड की जो लायबिलिटी है ना मैं एसजीएसटी के अमाउंट से यानी एसजीएसटी के पास जो फंड है ना उससे पे कर देता हूँ सीजीएसटी की लायबिलिटी, और जो एसजीएसटी के पास जो पैसे रखे हैं उसको हम सीजीएसटी में पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या हो सकता है आइए देखते हैं। तो बताया गया इसमें कि इसको हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, यानी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है नो,
यानी कि आप ऐसा यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हो। CGST कैन नॉट बी यूज टू पे SGST एंड वाइस वर्सा, राइट। तो ये था हमारा टॉपिक ITC का। आगे के जो हमारे टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई पार्ट अगर समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो हमारा वीडियो तो। और नेक्स्ट पार्ट के लिए तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, एंड मैं आपके जल्द सेकंड पार्ट की वीडियो अपलोड करूँगी आपके लिए।